नमस्कार व्यूअर्स, सोमवार का दिन है और मैं हूं अमीश देवगन आपके साथ। 18 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आंदोलन होने चाहिए, आंदोलन जरूरी है। सरकार के साथ किसानों का संवाद भी जारी है। काफी पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है, क्या भोले भाले किसानों के इस आंदोलन को कुछ शातिर लोगों ने हाईजैक कर लिया है? और मैं प्रमाण के साथ यह बात कह रहा हूं, क्योंकि जरा पैटर्न को समझिए। इस आंदोलन के बीच में नारा लगता है, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। यह नारा लगता है। मैं दावा करता हूं कि हमारे देश के किसान अपने लिए आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए मरने की कामना नहीं कर सकते। मेरे देश का किसान स्वाभिमानी है। और जरा याद कीजिए, शाहीन बाग के मंच से छोटे छोटे बच्चों से क्या नारा लगवाया गया था, जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो सवाल है कि आखिर किसानों के आंदोलन में शाहीन बाग वाली इस सोच की मिलावट, घुसपैठ किसने की है? क्या वाकई भोले भाले किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट की सोच ने हाईजैक कर लिया है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, जैसा आईबी का के सूत्रों का दावा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कभी पोस्टर लगाए जाते हैं उमर खालिद, वरवरा राव, शर्जिल इमाम के, कभी नारे लगाए जाते हैं, हाय हाय मोदी मर जा तू। आखिरकार किसान आंदोलन क्या हाईजैक हो चुका है? आज आर पार में यही। क्या किसान आंदोलन अब हाईजैक होता जा रहा है? बीजेपी और केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से आरोप लगा रही है। कौन घुसा है, कौन हाईजैक कर रहा है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार इस पूरे मसले को कुछ राजनीतिक पार्टी अपने राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, ये जनता जनार्दन है। और ये टीवी है, टीवी में आज सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है। किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं? कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। क्या इस आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं या हाईजैक कर लिया है? चेहरा किसान का है, लेकिन किसान को आगे करके देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता का वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। हालांकि किसान इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अच्छी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ नक्सलवादी, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई माओवादी नहीं है। यहाँ तो देश का किसान अन्नदाता बैठा है। लेकिन जरा सोचिए, किसान आंदोलन से अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हो तो इसे क्या कहा जाएगा? देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू। ये वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। दावा है कि लेफ्ट पार्टियों ने किसान आंदोलन में ये नारेबाजी कराई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए, क्या ये वाजिब था किसान आंदोलन के अंदर? क्योंकि उनकी रिहाई का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जो छठी शर्त भी थी उसमें भी लिखा गया था कि आप बुद्धिजीवियों को छोड़िए, जेल से रिहा करिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, कांग्रेस भी नहीं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? कि कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार के पर्चे लगा रहे हैं, उनका भारतीय किसान यूनियन के 32 संगठनों से कोई लेना देना नहीं। 40 किलोमीटर में लाखों लोग बैठे हैं। किसी कोने में 10 पर्चे लेकर कोई बैठ जाए तो सरकार ये चाहती है कि टेलीविजन चैनल उन लाखों लोगों और 40 किलोमीटर के किसानों की समस्या ना दिखाकर वो 20 पर्चे दिखाए। प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी ही नारेबाजी शाहीन बाग में भी सुनाई दी थी।
बीते हफ्ते किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जिल इमाम वाले पोस्टर पूरे देश ने देखे। इससे पहले खालिस्तान के पोस्टर भी देखे गए थे। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। किसानों को उकसाने और भड़काने की साजिश हो रही है। किसानों को उकसाकर हिंसा कराने की साजिश है। इस बीच आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस में ठन गई है। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। सवाल ये है कि हो सकता है सरकार और किसान किसी बीच के रास्ते पर सहमत हो जाएं, पर क्या राजनीतिक दल होंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार किसान आंदोलन हाईजैक। और अब आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए किसान आंदोलन हाईजैक होने का विश्लेषण। कुछ तथ्यात्मक प्रूफ के साथ किसान आंदोलन में पीएम मोदी को अपशब्द कहा गया, लेफ्ट पार्टी के झंडे के तले कहा गया हाय हाय मोदी मर जा तू। इससे पहले शाहीन बाग में भी अपशब्द कहे गए थे। शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर भी लगाए गए और कहा गया इनको छूट मिलनी चाहिए। वरवरा राव के पोस्टर लगाए गए और ऐसे ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए गए जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। खालिस्तान के समर्थन वाले पोस्टर भी दिखाई दिए थे, ये आपको याद होगा। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन में अल्ट्रा लेफ्ट गुट सक्रिय है, आईबी का अलर्ट है ये बड़ा। उसके बाद अल्ट्रा लेफ्ट संगठन हिंसा कराने की फिराक में है, ये भी अलर्ट है। किसानों के कंधे से निशाना अब कोई और साध रहा है। असल में आंदोलन किसान का था, लेकिन किसान अपनी बातचीत करते रहे, लेकिन क्या पीछे से अल्ट्रा लेफ्ट इस आंदोलन में घुस गया है, ये बड़ी बात है। क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी सारे किसान भी बात कर रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलए हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं इस चर्चा में, जो कि लेफ्ट के नेता हैं सीपीआई के। मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा है, जो कि फॉर्मर विधायक भी हैं दिल्ली से। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और प्रभारी मणिपुर के भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा और अलका लांबा, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। अलका लांबा, थोड़ी देर पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फाइनल ऑफर किसानों को दे दिया है कि अब सरकार यह कानून वापस नहीं लेने वाली है। सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन भी अब पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है? जिस तरह से नारे लगाए गए हाय हाय मोदी मर जा तू। अमित जी, फाइनल प्रपोजल था तो उम्मीद की जा रही थी कि देश के गृह मंत्री के बाद पीयूष गोयल जी नहीं आते, देश के कृषि मंत्री के बाद पीयूष गोयल रेलवे मंत्री नहीं आते, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आता तो उसको हम कहते अब ये फाइनल है। तो मुझे लगता है फाइनल अब किसी को करना है तो 19 दिन से दिल्ली की दहलीज पर खुले में ठंड में बारिश में बैठे 11 किसान इस आंदोलन के वहां शहीद हो चुके हैं। अब फाइनल किसी को कुछ भी करना है तो देश के अन्नदाताओं को करना है। जहां तक आपने नारों की बात की, वो तो आम किसान है जिसकी मां को आप कहते हैं दिहाड़ी पर 100-200 पे लाई हुई महिला है, जिसके बेटे सरहद पर इस देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। आप उसके पिता को खालिस्तानी आतंकी बताएंगे तो इस तरह के नारे, जो मैं कहती हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, लगना स्वाभाविक है। जब केंद्रीय मंत्री अपने चुनावी भाषणों में गोली मारो तक की बात कर देते हो, हाँ आप कह रहे हैं ये नारे लगना स्वाभाविक है? क्या कहा आपने? आपने बोला ये नारे लगना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है वो उसके बाद ये स्वाभाविक है कि उनका गुस्सा फूटे। नारे किसान नहीं लगा रहे, वहां लेफ्ट पार्टी के नेता लगा रहे हैं, बता रहे हैं वहां लेफ्ट पार्टी के नेता लगा रहे हैं, लेफ्ट पार्टी के झंडे के तले नारे लगे हैं। बताइए अमीश जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, CNRC, धर्म के आधार पर लाई हुई चीजें नहीं है। ये देश के 134 करोड़ की आबादी जो इस किसान का अन्न खाती है, 60 करोड़ किसानों से देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें कोई जाति, धर्म, राज्य नहीं छूटता, इसमें सब शामिल हो जाते हैं। और जब सब शामिल होते हैं, 19 दिन से किसान बैठा, तो सरकार को जो आज चिंताएं हो रही है ना, IB की रिपोर्ट और फलाने की रिपोर्ट,
तो करिए ना समाधान। क्यों? क्योंकि दिल्ली के दंगों में याद दीजिएगा गृह मंत्री ने अपना संसद में खड़े होकर भाषण में कहा था, हमें पहले ही अंदेशा था दंगे हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, फंडिंग आ रही थी, लेकिन हम नमस्ते ट्रंप में बिजी थे और वहां दंगे हो गए। आपके पास जानकारी है ना, करिए कार्रवाई। देश के गृह मंत्री तो बंगाल में बिजी हो गए, आप मुझे बताइए, सारा ध्यान तो बंगाल में है। अभी तक राजस्थान के कल तक चुनाव जीत रहे थे, आज पाछा पलट गया इनका। ठीक है, सो मैं कहती हूं उठिए ऊपर से, देश की प्राथमिकताएं तय कर लीजिए। प्राथमिकता पर मैं सवाल संबित पात्रा से भी ले लूंगा, मेरे साथ पीयूष गोयल भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं सवाल ले लूंगा। लेकिन मैं आपसे ये एक बिल्कुल संक्षेप में 5-10 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी की बात कर रहे हैं? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि हां, यह देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाए। जब वो अमित शाह से मीटिंग करके निकले, उनका यह बयान था मीडिया के अंदर। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री। मैं ये कह रही हूं, आईबी की जो रिपोर्ट है, जो भी बातें की अंतरराष्ट्रीय साजिश है, फंडिंग है, चीन, पाकिस्तान, खाली सब शामिल आपने कर लिया, तो ये तो जानकारी सरकार के पास है और सरकार से आपको और हमें मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो सरकार तुरंत बात करे, समाधान निकाले, किसान को अपने घरों भेजे और देश में खुशहाली और अन्नदाता जो ये केस देश में 130 का पेट भर रहा है वो बोले। ये सरकार के पास जानकारी है, ये सरकार को चिंता करनी है, क्योंकि कार्रवाई उन्हें करनी है अगर कुछ है। लेकिन हर चीज में, हाथरस में भी इन्हें जो है, एक बलात्कार में भी अंतरराष्ट्रीय साजिश और 100 करोड़ की फंडिंग, हर चीज में तो इन्होंने कह दिया। अब इन पे भरोसा नहीं रह गया, दरअसल इन पे भरोसा नहीं रह गया। ठीक है, मैं एक बार व्यूअर्स आपको वो शॉट दिखाता हूं और फिर मैं संबित पात्रा पहले आपके पास आता हूं और फिर मैं जो कि वीडियो है जिसमें वो नारे लगे वो मैं सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपके पास विवेक श्रीवास्तव आऊंगा। संबित पात्रा मैं आपके पास आता हूं पहले। संबित, पीयूष गोयल साहब का, वाणिज्य मंत्री का जो अभी ट्वीट आया है कुछ देर पहले, क्या माना जाए? आपकी फाइनल ऑफर यही है किसानों के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ का मैंने साक्षात्कार करा, उन्होंने बोला यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है। कृषि मंत्री ने बोला कि अब इस आंदोलन के अंदर कई राजनीतिक दल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने एक महत्वपूर्ण क्लिपिंग आपने दिखाया और उस पर आपने सवाल भी पूछा। हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, इस प्रकार के बयानबाजी को क्या कोई सही कह सकता है? मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस प्रकार का बर्ताव किसान के साथ हो रहा है, ऐसे नारे स्वाभाविक है। हाय हाय मोदी मर जा तू, ये एक स्वाभाविक नारा हो सकता है क्या? आप बताइए। इसी आंदोलन में डे 1 में मैंने एक ऐसा नारा सुना था जिसको मैं किसी भी कीमत पर स्वाभाविक नहीं कहूंगा। एक किसान ने कहा था कि हमने इंदिरा को ठोका है, हम मोदी को भी ठोक देंगे। इंदिरा गांधी को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। चाहे कितना बड़ा वो किसान भी हो सकता है, मगर इंदिरा गांधी को ठोकना, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर देना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मार देना, ये उचित नहीं था, ये स्वाभाविक नहीं था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई, कुछ भी करे, मगर इंदिरा गांधी की हत्या उचित और स्वाभाविक नहीं था। और इस तर्ज पर यह कहना कि हाय हाय मोदी मर जा तू एक स्वाभाविक नारा है और यह नारा लगना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। दूसरी बात, अमीश जी, आपने आज से 10 दिन पहले एक डिबेट किया था और एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ ब्रेक किया था। मैं आज आपकी ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपने किसानों के 6 डिमांड दिखाए थे, उसमें से छठा डिमांड जो था, जो अमीश देवगन जी ने पढ़ा था, वो कागज आपके पास होगा। मैं वो छठा डिमांड जरा पढ़ देता हूं और उसके पीछे का सत्य बताता हूं। छठा डिमांड है, विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, writers and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should immediately be released। आप बताइए, किसानों के इस आंदोलन में ये पोएट कहां आ गया? पोएट को जेल से छोड़ना है। अब मैं बताता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो उसे ध्यान से सुने। आप जानते हैं, मैं आपके आर्काइव से कहूंगा कि दर्शन पाल जी को दिखाएं, जो किसान लीडर बनके डॉक्टर दर्शन पाल सिंह आए हुए हैं, उनको दिखाए। ये दर्शन पाल सिंह कौन है? ये पीडीएफआई, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया का के ये फाउंडर हैं। जुलाई 2006 में पीडीएफआई बनी थी। और ये पीडीएफआई कौन है? माओइस्ट ऑर्गेनाइज ऑफ सीपीएम, सीपीआईएम। ये जो सीपीआईएम है उसके माओइस्ट विंग है पीडीएफआई, जिसके फाउंडर जी मुझे बताइएगा अगर मैं अपनी बात को रखूं। और को फाउंडर कौन है? और को फाउंडर कौन जानते हैं? को फाउंडर इस पीडीएफआई के है वारा वारा राव, जो पोएट है, जिसको पोएट बोला जा रहा है।
मतलब ये दर्शन पाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी मांग है कि वारावारा राव को जेल से छोड़ दिया जाए। ये मोदी जी ने वारावारा राव को जेल में बंद किया है। दंगे भड़काकर हजारों लोगों को इंज्योर करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वारावारा राव को जेल में रखा हुआ है। और जहां तक पीडीएफआई को बैन करने का और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने का सवाल है, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के अंतर्गत ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया था। आप बताइए आज ये दर्शन पाल सिंह के कंधे पर बंदूक फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं सौरभ भारद्वाज का रुख कर रहा हूं, सौरभ भारद्वाज का रुख कर रहा हूं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, संबित को आपने सुना, क्या आपको भी लगता है ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया? क्योंकि आपका निशाना तो पंजाब है, क्योंकि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि अरविंद केजरीवाल भी पूरा ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। रणदीप सुरजेवाला ने आज एक साक्षात्कार दिया, हमें एक इंटरव्यू दिया, उसने बोला कि अरविंद केजरीवाल का 2 नावों में पैर है और 2 नावों में पैर रखने वाले का क्या हश्र होता है, ये देश दुनिया सबको पता है। अमीश देवगन, आपको भी पता होगा। जवाब सौरभ भारद्वाज। देखिए, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम इसको किसान आंदोलन तो माना गया, क्योंकि शुरू में तो इसको खालिस्तानी आंदोलन माना जा रहा था, माओवादी आंदोलन माना था। बड़े दिनों बाद अब ये माना गया कि है तो किसान आंदोलन, मगर अब ये हाईजैक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस नारों की बात की जा रही है कि हाय हाय मोदी मर जा तू, यहाँ तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि मर जा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं हमारे भाजपा के मित्रों को, अब तक 23 किसान मर चुके हैं। कामना नहीं हो रही, वो मर चुके हैं इस सर्दी के अंदर। वो किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं। और दूसरी बात, जब हम मरने की बात करते हैं तो ये राजनीति के अंदर बहुत घटिया बात है, नहीं करनी चाहिए। मगर ये वही देश है जहां पे बापू को मारे जाने वाले नाथूराम गोडसे की पूजा भाजपा के लोग करते हैं और आज भी नाथूराम गोडसे को हीरो बताते हैं। तो जिसने देश के पिता को मार दिया हो उसको जब ये सलामी देते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले मुझे लगता है मनमोहन सिंह के बारे में, उनके पुतले भाजपा ने कितनी बार जलाए हैं। पुतले जलाने का मतलब क्या होता है? आप मर के उसके शव को जलाने वाली बात होती है। आपने खूब जलाए। अब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों कहा जा रहा है? क्यों भाई? वो क्या भगवान के अवतार हैं? वो क्या राम के अवतार हैं? जब सब प्रधानमंत्रियों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है इस देश के अंदर, तो इनके साथ हो रहा है तो क्या गलत है? और अब भी मैं ये कहता हूं इस तरीके की चीजों को बंद करना चाहिए। सौरभ जी, ये तो कमाल हो गया, आप कह रहे हैं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन वो भगवान राम के अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, तो हाय हाय मोदी मर जा तू, इस तरह के नारे भी ठीक है। फिर तो वो भी सही है कि जो हिटलर जैसा काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जब शाहीन बाग में ये कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मर जाना चाहिए, वो भी सही था दिल्ली चुनावों से पहले, इसका मतलब है वो तो कह रहे थे, वो भी सही था, शाहीन बाग के अंदर भी सही था, ये भी सही हो गया है। जब आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये भी सही है क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उससे बड़ी घृणित बात इस देश में कुछ नहीं हो सकती नाथूराम गोडसे ने जो करा था। संबित पात्रा, जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप नाथूराम गोडसे के साथी हैं, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को कोई मर्जा भी कहता है तो कोई दिक्कत क्या होती चाहिए आपको? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी है बोलने की सबको। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इसे स्वाभाविक और जस्टिफाइबल कमेंट कहा है कि हाय हाय मोदी मर जा तू। कि नाथूराम गोडसे था तो नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा तो क्या हो गया, मोदी को मरने के लिए कह दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है, होना चाहिए। पुतले फूके थे तो मर जा मोदी तू। देखिए, अगर इसी तर्ज पर कहा जाए कि इंदिरा गांधी 3000 सिखों के मृत्यु की जिम्मेदार थी, तो क्या गांधी परिवार को मार देना चाहिए? गांधी परिवार को एलिमिनेट कर देना चाहिए? ऐसा कोई कह सकता है क्या इस देश में? ऐसा होना चाहिए क्या? कदाचित नहीं होना चाहिए। जुडिशरी है, जुडिशरी में ट्रायल होगा, लोग जेल जा रहे हैं। 3000 सिखों के कातिल गांधी परिवार है, किंतु क्या गांधी परिवार को मार देना चाहिए? सोनिया गांधी जी ने क्या ये सहानुभूति के घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आज ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए संबित पात्रा जी। आपकी साध्वी प्रज्ञा बाकायदा भोपाल की सांसद किसानों को आतंकी बताती है। और मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं अपने पार्टी को डिफेंड करूंगा, अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगा। अभी इन दोनों ने कहा हाय हाय मोदी मर जा तू, बिल्कुल जस्टिफाइबल था। और आप बताइए, अगर यहाँ पर सरदार कहना शुरू कर दे कि हाय हाय सोनिया मर जा तू, हाय हाय राहुल मर जा तू, क्योंकि तुम लोगों ने 3500 सिखों का कत्लेआम किया है, तो क्या हम उसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई नहीं करेंगे? मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद ये बोले। पहले मैं बोल लूं, उसके बाद ये बोले। आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर अलका जी बोलेंगी और फिर विवेक श्रीवास्तव की बात मुझे जाना पड़ेगा। बोलिए संबित, बोलिए 30 सेकंड। जलाल कलामा, देन विवेक श्रीवास्तव। बंद करें। देखिए,
देखिए, मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता जो कभी कभी पब्लिक पोस्ट पे भी रह चुके हैं, वो इस प्रकार के कमेंट को हाय हाय मोदी मर जा तू जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। आप देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप इलेक्शन में हरा नहीं सकते हैं मोदी जी को, तो आप मरने की कामना करेंगे? अरे दम है तो लड़िए ना इलेक्शन। डेमोक्रेटिकली मरना क्या होता है? इलेक्शन में हराना होता है। जो राहुल जी को हरा दिया है, राहुल जी आज कहीं के नहीं है, हाय हाय राहुल हार जा तू। आप मोदी को हारने का बात कह सकते थे, आप हराने की बात कह सकते थे, ये फिजिकली मार देने की बात कह रहे हैं, यहाँ तक आप गिर गए। अरे धिक्कार है, आप धिक्कार है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, हाय हाय मोदी मर जा तू जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की बात मानेगा। मतलब इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था तो इंदिरा गांधी की मौत जैसी हुई थी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन इमरजेंसी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था, तो इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया था, इसलिए इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो सही हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने हिटलर का काम किया। इसलिए इंदिरा गांधी का जो जघन्य हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक थी। ये कांग्रेस की प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को जो गोली से भून दिया गया वो ठीक किया गया। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आपने अभी कहा कि अगर मोदी जी हिटलर का काम कर रहे हैं तो मोदी जी को हाय हाय मोदी मरना तो बोलना ठीक है, क्योंकि हिटलर का काम तो इमरजेंसी लगाकर इंदिरा जी ने किया था। तो क्या कोई भी कार्यकर्ता ये कह सकता है कि हाय हाय इंदिरा मर जा तू? और इंदिरा गांधी का इस प्रकार से गोलियों से, अरे गोल्डन टेम्पल के अंदर, अरे मैं अपने सरदार भाइयों को बोलना चाहता हूँ, गोल्डन टेम्पल का क्या हाल किया था? आपने अपनी पार्टी की बात को रखा, आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। अरे सुन लो, स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसाया था इंदिरा गांधी ने, टैंक घुसाया था इंदिरा गांधी ने। उसका मतलब क्या इंदिरा गांधी को मर जाना चाहिए था? इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसाया था, स्वर्ण मंदिर को तोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी का मरना जायज था, तो क्या आज हम कहेंगे कि इंदिरा गांधी का मरना जायज है? आप बताइए, मुझे लग रहा है कि मोदी का मरना जायज ठहरा रहे हैं आप? यहाँ मोदी का मरना जायज ठहरा रहे हैं? अरे धिक्कार है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलका जी को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए, फिर सीपीआई के नेता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए अलका जी। की बात हो रही है और यहाँ पर ये लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अलका लांबा, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज मुलाकात करी है कृषि मंत्री से और वो कह रहे हैं कि हम इन कानूनों के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान विरोध में हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे चैनल में एक इंटरव्यू में बोला कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। आज ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल के आई है और उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज करी है, चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हाँ, प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम इस किसान कानून के साथ है जो नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। ये हमारे भविष्य को संवारने वाला कानून है। तो सिर्फ एक साइड नहीं है जिस साइड को दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर। ये कहना है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आपका जो किसान घर में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो सड़क पर नहीं है। बोलिए अलका जी। आपका हाँ, तो ठीक है ना अमीश जी, इनकी गलतफहमियां अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, इसीलिए ये वार्ता लगातार फेल हो रही है। पहले चंद मुट्ठी भर कांग्रेसी किसान हैं, फिर आतंकी हैं, खालिस्तान है, चीन, पाकिस्तान, इनकी सब कुछ कह दिया इन्होंने। और वार्ता भी यही कर रहे हैं, बार बार वार्ता ये कर रहे हैं। इनके नेता वार्ता करते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और जो संबित पात्रा जी जैसे हैं वो यहां पर आके जहर और आग उगलते हैं इनके खिलाफ में। तो ठीक है, बैठे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजें, क्यों वार्ता कर रहे हैं? ठीक है, मैं विजुअल दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मैं विजुअल दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड में वो विजुअल दिखाना चाहता हूं जिस विजुअल को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। हाय हाय मोदी मर जा तू, जो विजुअल है जिसके ऊपर पूरा वो वीडियो को आप देखिए। हाय हाय मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है लेफ्ट की पार्टियों के झंडे तले इस तरह के अगर आप नारे लगवाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी सीटें डबल हो जाएंगी? आपको लगता है ऐसा? ऐसे तो 2019 के अंदर आपको स्वीप कर लेना चाहिए था। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप सुन लीजिए। पहली चीज तो जो नारे लगे हैं वो हाय हाय मोदी मर जा तू नहीं है, हाय हाय मोदी मर गया तू है।
क्योंकि मोदी साहब की तरफ से जो उम्मीद थी कि एक कम्युनिकेशन चैनल प्रधानमंत्री आगे बढ़कर के ओपन करेंगे, वो नहीं हो रहा है और लास्ट में कम्युनिकेशन पीयूष गोयल जैसे लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, वहां कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ऑल इंडिया किसान सभा है। ऑल इंडिया किसान सभा हर पॉलिटिकल पार्टी का किसान मोर्चा होता है, बीजेपी का भी है, तो ये आपका मोर्चा है कि नहीं है? ना इधर उधर की बात मत करिए। ये आपका किसान मोर्चा है कि नहीं है? जी जी जी। ये आपके ऑफिस बियरर है कि नहीं है? ऑल इंडिया किसान सभा है। किसकी है? ऑल इंडिया किसान सभा हमारा है। वृद्ध महिलाएं हैं, ये किसकी है? के होते हैं। ये किसका संगठन है? किस विचारधारा का संगठन है? मुझे बताइए। ये कांग्रेस का संगठन है? नहीं। ये आम आदमी पार्टी का संगठन है? नहीं। ये बीजेपी का संगठन है? नहीं। ये आपका संगठन है। सुनेंगे पहले आप। मैं तो सुन ही रहा हूं आपको, आपकी बात को भी सुन रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि मर गया मोदी। लेफ्ट, हाँ तो आप बोलने दीजिए ना मेरे को पहले। आप बोलने दे नहीं रहे, सबको बोलने दिया। मेरे बारे में आपका वॉल्यूम तेज हो जाता है, आप सुनना सीखिए थोड़ा। लेफ्ट का संगठन है ऑल इंडिया किसान सभा, सभी पार्टियों के किसान मोर्चे हैं। ये हमारा किसान मोर्चा है, ये हमारा किसान मोर्चा है। किसान मोर्चे की महिलाएं हैं, कुछ किसान मोर्चे की होंगी, कुछ बाहर की भी होंगी, अन्य दलों की भी होंगी। वहां सारे किसान आपस में घुल मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक गांव में अगर किसान उठे हैं तो वो एक ही मोर्चे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये हमारा, ये तो आपने एक्सेप्ट करा कि हमारा ही किसान मोर्चा है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, तो फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है या उनके मंत्री कह रहे हैं, या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन हाईजैक हो गया है, अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर दिया, तो आप उस बात की तकरीर कर रहे हैं कि हाँ अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया? अल्ट्रा लेफ्ट मतलब मैं आपको अल्ट्रा लेफ्ट दिख रहा हूं? बिहार के में 16 सीट हम जीते, हम आपको अल्ट्रा लेफ्ट दिख रहे हैं। 35 साल हमने बंगाल में रूल किया, हम अल्ट्रा लेफ्ट हो गए? अरे भाई, लेफ्ट फ्रंट की सारी पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीएम, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, तो इसमें अल्ट्रा लेफ्ट हम कहां से हो गए? ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अब आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा, अब आप, फिर सौरभ भारद्वाज। संबित पात्रा 40 सेकेंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारा ही संगठन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए लोकतांत्रिक ढंग है और हम बोल रहे हैं, बीजेपी को परेशानी होगी इससे। इन्होंने तो नारे को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। देखिए अमीश भाई 24 मिनट आपके डिबेट के हो गए हैं, 4 प्रवक्ता बैठे हैं, 3 पार्टी के प्रवक्ता ने अभी समर्थन किया उस नारे का, और जो लेफ्ट के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं ये महिलाएं खाली मर जा मोदी नहीं कह रही हैं, ये कह रही हैं मर गया है तू मर गया है। आप बताइए, ये नेशनल चैनल में डिबेट हो रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं बता रहा हूं, किसानों को लेकर आप जो कहना चाहिए कहिए, आप अपनी मांगे रखिए, आपका अधिकार है, पर पीएम मर जाना चाहिए, मर गया है, वो मृतक है, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? क्यों मरेंगे मोदी भैया? और याद रखिए, हमारी संस्कृति में जिसको आप मराना चाहते हैं ना कि ये मर जाए, वो ज्यादा आयुष्मान होता है। और मैं मोदी जी के लिए आप थोड़ा समझिए पहले की कामना करता हूं। आप मर गया बोलते हैं, नहीं ये इनको बंद करिए, इनको अमीश जी, ये प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मुझे 40 सेकंड दिया जाए। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे बाकी मेहमानों को भी लेना है। सौरभ भारद्वाज भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। ये सारे लोग बीच में बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपने भी बोला संबित अपनी बात को, आप अपनी बात को रख लीजिए 10 सेकंड और। अभी ये विवेक श्रीवास्तव बोल रहे थे मोदी मर गया है। व्हाट इज दिस? मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। एक नेशनल चैनल पे बोला जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री मर गया है, ये कोई हंसने का, ये मजाक का विषय नहीं है। और मैं बताऊं, इन्हीं कारणों से इन लोगों को एक भी सीट नहीं आती है। मैं पूछता हूं, क्या ये लोग सहमत है? इंदिरा को ठोका, हमने ठीक किया, क्या इंदिरा गांधी को ठोका गया था? ये ठीक बात था? इंदिरा गांधी, इन्हीं में से एक लेफ्टिस्ट ने कहा था। ठीक है, बड़ी खबर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल पे भी हमला कहा है कि अरविंद केजरीवाल 2 नाव में पैर रख रहे हैं, और उनका क्या हश्र होगा यह आप भी देखेंगे। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सोनिया गांधी के एडवाइजर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्री, पार्टी के नेता, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो रहा है, क्योंकि कभी खालिस्तान के पोस्टर दिख रहे हैं, कभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग के पोस्टर दिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों, खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज देश को भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप
अरविंद केजरीवाल पे क्या बोला सुनिए। अरविंद केजरीवाल पर क्या बोला? केजरीवाल कह रहे हैं ईडी से डरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए हैं। क्या यह सही नहीं कि इन 3 काले कृषि कानूनों में से एक कानून को जी अनुमोदित करके नोटिफाई कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? किसी विपक्ष पार्टी की सरकार ने नहीं किया, परंतु अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए कानूनों को नोटिफाई किया है। जी जी जी। तो एक तरफ तो आप मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को भी खुश करना चाहते हैं। 2 किश्ती में जो सवार होता है वो नहीं चल पाता। एक किश्ती में सवार होइए केजरीवाल जी, आज भी भूल स्वीकारिए और वापस किसानों के साथ आ खड़े हो। सौरभ भारद्वाज, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला, जो पंजाब के सीएम, उन्होंने बोला नौटंकीबाज है अरविंद केजरीवाल। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला 2 नाव में सवार है, इनका हश्र क्या होगा देखिएगा। बोलिए। देखिए जिस दिन देश की पार्लियामेंट में ने 3 कानून पास किए, हमारे चारों सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में इसके खिलाफ वोट दिया, इसके खिलाफ हंगामा किया। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इसके लिए सस्पेंड रहे कई दिन। उसके बाद जब ये राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया, ये पूरे देश में लागू हो चुका है। किसी केंद्र सरकार के सामने किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि आप इन कानूनों को पलट सके, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने ये नौटंकी 2 महीने पहले, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि, और कांग्रेस कह रही है कि आप पंजाब में जमीन खोजने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जमीन खोज नहीं पाएंगे, आपकी अपनी जमीन जो है वो भी खुद जाएगी। अमरिंदर सिंह ने जो पंजाब की विधानसभा में नौटंकी की कि मैंने ये केंद्र के कानून पलट दिए, तो किसानों को 1 महीना बेवकूफ बनाया, मगर उसके बाद किसानों को समझ में आ गया कि सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए पंजाब का किसान आज खड़ा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह की राज्य सरकार इसको नहीं पलट सकती। मैं भी इन्हीं के साथ विधानसभा में विधायक रही हूं। इनका कहना है कि कानून जो पास होते हैं उस पे हमें मोहर लगानी होती है। नागरिकता कानून पे इन्होंने विशेष सत्र बुलाया या नहीं बुलाया पूछिए। इन्होंने वहां पर चर्चा करा के प्रस्ताव पारित किया नागरिकता कानून के समर्थन में, केंद्र को भेजा या नहीं? यहां हिम्मत क्यों नहीं करते दिल्ली विधानसभा का, जहां के ये विधायक हैं, विशेष सत्र बुलाएं। अगर इन कानूनों के खिलाफ हैं तो चर्चा करें, चुने हुए विधायक प्रस्ताव पारित करें और केंद्र को भेजें कि ये जो है कानून किसान विरोधी है। वो तो आप कर नहीं रहे, उल्टा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया 23 नवंबर को कि कानून दिल्ली के अंदर लागू होता है। ये नोटिफिकेशन की 23 नवंबर को जारी करने की जल्दी क्या थी आपको? क्योंकि देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राष्ट्रपति जी को भी मिलने गए, आप नहीं गए। उन्होंने अपने राज्यों में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आपको किसके दबाव में आपने जारी किया? आप पे भी पूंजीपतियों का दबाव था। तो बता दीजिए कि चुनावी चंदे की आड़ में आपने ये कानून 23 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विधानसभा का सत्र नहीं आप बुलाते, चर्चा आप नहीं करवाते। ठीक है अलका जी, सौरभ भारद्वाज को 40 सेकंड दीजिए। होगा इसमें कोई दो राय नहीं, पर मंशा तो साफ कीजिए, मंशा तो साफ कीजिए अपनी। आपकी मंशा साफ नहीं है। धन्यवाद अमित जी। बोलिए सौरभ जी। जब ये कानून लोकसभा राज्यसभा में आया, हमने इसके खिलाफ वोटिंग की और ये लागू हो गया है। अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से किसानों को बेवकूफ बनाया कि मैंने ये कानून पलट दिया, हमारी ये कोई मंशा नहीं कि किसान कंफ्यूज किया जाए। और विधानसभा में क्यों नहीं बुला रहे ये नहीं बताते ये। किसानों को ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार बुलाने से कौन रोक रहा है आपको? इस कानून पे चर्चा करने से कौन रोक रहा है ये बताइए। आज दिल्ली के लोगों को बताइए 2 करोड़ को कि आपका विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से कौन रोक रहा है? कानून एक तरफ है, उस पर चर्चा तो की जा सकती है ना विधानसभा। एक सेकंड अलका वो स्काइप पे उनको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, वो उनकी बात तो सुन लीजिए जो सौरभ जी कह रहे हैं। सौरभ जी अपनी बात को रखिए अब 30 सेकंड। देखिए आपको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, कह रहा है कि आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगे रहते हैं आप लोग। कांग्रेस ये कह रही है, कैप्टन कह रहे हैं कि नौटंकीबाज है, दिल्ली बर्बाद करती है, अब ये देश बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सौरभ भारद्वाज। कैप्टन साहब ने जो पंजाब की विधानसभा में नौटंकी की और बेवकूफ बनाया लोगों को कि मैंने केंद्र के कानून पलट दिए, वो पोल खुल गई। इसीलिए पंजाब का किसान आज दिल्ली के दरबार पे आया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कैप्टन साहब ने बेवकूफ बनाया। अमित शाह साहब से जब वो मिले तो उनके बेटे की ईडी की बात हुई और अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसानों को उपदेश देने लगे कि ये देश की सुरक्षा का मामला है, किसानों को अपना आंदोलन माफियाओं के खिलाफ जेल जाने से आप डरे? माफिया आपके अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह ने मांगी, हमें मत डराइए इनसे, हम डर गए। डर तो आप गए थे,
डर तो आप गए थे, जो नशे का माफिया था, माफी तो आपने मांग ली जेल जाने के डर से। आप हमसे मत कहिए कि हम डर गए। सौरभ भारद्वाज जवाब, वालों में से नहीं आप कह रहे हैं डरे आप, आपने मुकदमों के डर से माफिया मांगी है, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो मजीठिया हो, चाहे वो बादल हो। बोलिए सौरभ भारद्वाज। यस, पूरा दबाव केंद्र सरकार का था कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए 9 स्टेडियमों को जेल बना दिया जाए और किसानों को उसमें डाल दिया जाए, मगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार दबी नहीं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करके रखा गया ताकि वो कहीं किसानों के आंदोलन में शामिल ना हो जाए। ये सबको पता है। और अमरिंदर सिंह अब भाजपा के साथ किसानों भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली देश बंद को दिल्ली में विफल करने की कोशिश। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बीजेपी ने हर जगह सेंधमारी कर रखी है, आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस में भी। मैं संबित पात्रा का रुख कर लेता हूं, काफी देर हो गई वो डिबेट से बाहर है, 5-7 मिनट हो गए। संबित, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पटा रखा है पॉलिटिकली, आपने अरविंद केजरीवाल को भी सेट कर रखा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगा रही है, उधर ओवैसी पर भी आपको आरोप लगता रहता है। आपने कितना कुछ सेट कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप भी आप ही ने सेट कर रखा था। साझेदार सेटिंग आप ही बनाते हैं क्या? हम एक बात तो मान गए सब लोग कि हम ए टीम हैं, बाकी ये सारे बी टीम है। मतलब ये ओवैसी भी बी टीम है, ये आम आदमी पार्टी भी बी टीम है, और कांग्रेस पार्टी ने भी सेटिंग किया हुआ है। ईडी का रेड ना पड़े इसलिए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी सेटिंग की हुई है। मतलब एक बात तो ये सब मान गए ना कि हम ए टीम है और ये सारे बी टीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए कम से कम इतना तो मान गए ना। देखिए दूसरी बात है, आप देखो अभी जो लड़ाई चल रही थी, मैं तो आना भी नहीं चाहता था डिबेट में। आप इन्हीं का टेनिस मैच कराइए, टेनिस में ऐसे देखते हैं ना स्कोर कितना, मैं ऐसे देख रहा था दोनों तरफ कि एक बॉल वहां से आम आदमी पार्टी मार रही थी, करिए, किसान अन्नदाता ये लड़ाई पे बैठा है। अरे आप बैठिए, इनकी आवाज को कम करिए जरा, इनकी आवाज को जरा अमीश भाई कम करिए। मैं 5 मिनट बाद आया हूँ, फिर इनका काम शुरू हो गया। फिर इनकी आवाज को कम करिए अमीश भाई, कम करिए जरा अमीश भाई, इनकी आवाज को कम करिए। मैं इनके बीच में बोलता नहीं हूँ और ये हमारे ये सबके बीच में बोलते हैं, आप आवाज भी नहीं करते हैं अमीश भाई। मैं शांति से बैठा हूं, मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं। इनकी आवाज कम करिए फिर मैं बोलता हूं। अमीश भाई यही हो रहा है पंजाब में, किस प्रकार से किसानों ने आपको शांत कर दिया है, को हटाया जाए और किस प्रकार आम आदमी करूंगा कि ये पहले शांत होंगी या नहीं होंगी। हाँ धन्यवाद अमीश भाई। अमीश भाई देखिए पंजाब में लड़ाई क्या चल रही है, ये सत्ता आपको क्या लगता है ये नींबू पानी पीने से अरविंद केजरीवाल जी की जो भूख है वो शांत हो जाएगी? ये अनशन टूट जाएगा उनका? ये नींबू पानी के लिए अनशन नहीं हो रहा था, ये सत्ता के लिए अनशन हो रहा था। कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके मैं सत्ता में आ जाऊं, इसी की लड़ाई चल रही है इन दोनों की। और ये आप पूछिए जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या इन्होंने ईडी के डर से कि ईडी का रेड ना पड़ जाए इनके ऊपर, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कह रहे हैं कि किसानों को वापस आ जाना चाहिए? क्या ये सच है? ये तो बीजेपी ने नहीं कहा है ना, ये तो अलका ने तो जवाब दिया उसका कि अहमद पटेल। बोलिए अलका जी। अहमद पटेल जी के घर में भी आपने बड़ी ईडी भेज दी थी, बहुतों को जेल भी भेज दी आपने, फिर भी ललकार रहे, चाहे वो चिदंबरम जी कोई भी हो, आपसे डरने वाले नहीं है। ये ईडी, आप बताइए ये ईडी का इस्तेमाल ये तरीका नहीं हो सकता बहस का कि आप डर के मारे ईडी के रेड के कारण ये सब कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी को बताइए, नहीं आप आम आदमी पार्टी को बताइए ना। अलका लांबा, जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर, आपके मीडिया चीफ, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं और आज उन्होंने उपवास भी रखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि वो लाइमलाइट ले रहे हैं, पॉलिटिकल लाइमलाइट जिसे कहते हैं, उसका खामियाजा पंजाब में कांग्रेस को होगा? मकसद सीधा सवाल दिल्ली में देखिए, दहलीज पे किसान, बिल्कुल दिल्ली पे दहलीज पे किसान बैठा है और ये दोनों दिल्ली के नगर निगम चुनाव हो या पंजाब में या बंगाल में, इतना चुनाव वोटों की राजनीति में व्यस्त हैं कि दोनों ने दिल्ली को नर्क कर दिया। एम्स की नर्सें, हमारे जो कोरोना वॉरियर थे, आज धरने पर अनिश्चित काल के लिए। देश नहीं संभल रहा, प्राथमिकता इन्हें मालूम नहीं है। आपका दिल्ली की गवर्नेंस पे तो ध्यान है नहीं, और लेकिन आपका ध्यान पंजाब पर है। आप पहले दिल्ली संभालिए फिर पंजाब की बात करिएगा। बोलिए क्विकली। अमीश जी, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर प्राइमरी अपोजिशन पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी पार्टी का है। पिछले 6 महीने से जब किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं
और ये जो काला कानून, 3 काले कानून पास हुए हैं, उसकी कमेटी के अंदर अमरिंदर सिंह मौजूद थे। उन्होंने कभी किसानों को नहीं बताया कि ये 3 लेकिन काले मैं ब्रेक कानून के लिए पास रुकना होने पड़ेगा, वाले मुझे हैं। अब ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। पीयूष गोयल का फाइनल ऑफर, यानी सरकार का फाइनल ऑफर क्या है किसानों के लिए? पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य रेलवे मंत्री, हमारे साथ होंगे एक अंतराल के बाद। आप देखते रहिए आर पार का जबरदस्त एडिशन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इस समय जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरी आदत है, मैं तो बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, और माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने 1.5 घंटा पहले, करीब कुछ घंटे पहले एक ट्वीट करा है जिसमें आपने कहा है कि देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के महत्व को समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों का पर अपना समर्थन दिखाया, और पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं होंगे। यानी आप लोगों का फाइनल ऑफर यही है कि कानून अब वापस नहीं होंगे, अगर बातचीत करनी है तो करें, नहीं तो टूट गई है ये बातचीत। अमीश जी, सवाल ऐसा है कि कानून जब बनते हैं तो कुछ सोच समझ के कैसे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्से में क्या क्या तकलीफें हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके हिसाब से कानून बनते हैं। इन कानूनों के पीछे देश के 12-13 करोड़ किसानों का लाभ हो, उसके हिसाब से कानून बने हैं। अब अगर कोई आके बोले कि मैं कह रहा हूं ये कानून वापस ले लो और उसके अलावा मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब है? आखिर कानून में कुछ प्रावधान है, अगर किसी को कोई कुछ प्रावधान से तकलीफ है, सरकार खुले दिल खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, देश भर में आप देखिए 2 भारत बंद हो गए, 8 तारीख को और आज 14 तारीख को। आपने क्या देश भर में किधर भी चित्र देखा? थोड़े बहुत राजनीतिक नेताओं ने फोटो ऑप किए, झंडे उठा के एक 10-15 मिनट का नाटक किया, उसके अलावा आपने देश में किधर भी कोई आंदोलन, कोई भारत बंद का चित्र देखा क्या? दुर्भाग्यपूर्ण, ये कुछ किसानों के कंधों पर ये माओइस्ट और नक्सल लोगों ने किसानों के कंधे पे कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाए गए अच्छे कानूनों को रद्द करवाएं किसी तरीके से। और उनको किसानों के हित से लेना देना नहीं है। नक्सल मूवमेंट तो कहता ही है कि बस ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो किसी की भी हो। आखिर इस किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता का अगर आप हिस्ट्री देखो तो वो तो फाउंडिंग मेंबर है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया का, PDFI फाउंडिंग मेंबर है। और उसमें और कौन है फाउंडिंग मेंबर्स आमिश जी? वरावरा राव जेल में है, कल्याण राव, मेधा पाटकर, नंदिता हक्सर, दर्शन पाल, SAR गिलानी, BD शर्मा। अब ऐसे लोग जब संस्थाएं बनाते हैं, अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट संस्थाएं, जिनको कांग्रेस की सरकार ने जी उनके उस समय के जो होम मिनिस्टर थे RPN सिंह, उन्होंने एक प्रश्न 3838 लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को उन्होंने प्रश्न के जवाब में कहा, PDFI इज एन एक्टिव फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन of CPI Maoist. PDFI is a part of the Maoist movement which is fueling left-wing terrorism in the country. जी, अब ऐसी संस्थाओं के लोग जब इस आंदोलन को लीडरशिप देंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। पीयूष जी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच एक नारा भी लगा, क्योंकि आप इसको अल्ट्रा लेफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं, कि लगा कि जिसे इस देश के लोग या किसान भी पसंद नहीं करेंगे, अब वो नारा था हाय हाय मोदी मर जा तू। वो लेफ्ट के झंडे के नीचे वो नारा लगा। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन किसान का है, लेकिन कुछ लोग, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बोला कि हाँ, कहीं कुछ लोग ऐसी बात कर रहे होंगे जो गलत है, लेकिन अधिकतर किसान ही खड़ा हुआ है। बीजेपी इसको अल्ट्रा लेफ्ट नक्सलवादी मूवमेंट बताना चाह रहा है। देखिए, किसान तो पूरे देश में किधर भी खड़ा नहीं हुआ है। अब यहां पे कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, और जो
कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस कानूनों में कोई नुकसान नहीं है, फायदे दिख रहे हैं उनको, लेकिन अब वो उनके जकड़ में आ गए हैं ये नक्सल और माओइस्ट ताकतों के, और अब वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। मैं तो नेगोशिएशन में था जी। वो जो संस्थाएं वहां बैठी हैं उसमें जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट नक्सल सोच के विचारधारा के लोग हैं वो दूसरों को बोलने भी नहीं देते, चर्चा भी नहीं करने देते, मुद्दों पे नहीं आने देते। आखिर कुछ मुद्दे होते तो चर्चा से समाधान निकल सकता था। अब तो कोई मुद्दे रहे नहीं, तब भी वो बातचीत नहीं करो, लेकिन बस रिपील करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। उनको पहली बार जिंदगी में शायद कुछ दिखाए कि उनकी रेलेवेंस, और आप जैसे टीवी चैनल उनको बार बार दिखा के उनको लगने लगा है कि वो बड़े देश के नेता बन गए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। नहीं, ये एक सवाल मेरा ये है, क्या सरकार से ताकत आज इस आंदोलन को हाईजैक कर गए? मेरा सवाल है, क्या सरकार से संवाद में देरी हुई जिससे इन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया, या फिर आपको लगता है मंशा यही थी? पीयूष जी। मुझे लगता है ये पूरा प्री प्लान था। शुरू में कुछ राजनीतिक ताकतों ने इसको बल दिया, उन्हें लगा इसमें उनकी राजनीतिक फायदा होगा। आपसी दो पार्टी जिसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, उस लड़ाई में उन्होंने आंदोलन को फूंक दी, पर अब वो आंदोलन उन सबके हाथ से निकल के नक्सल और माओइस्टों के हाथों में चला गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे थे, आप भी थे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अमित शाह साहब ने भी इसकी कमान अब ले रखी है कि इसका सोल्यूशन निकले। सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका एंड में? क्योंकि कई दिल्ली पे आने वाले रास्ते जाम कर रखे गए हैं। अभी भी मेरा किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि चर्चा की टेबल पे आए। डिस्कशन और डायलॉग, संवाद और वार्तालाप से ही समाधान निकल सकता है। ये माओइस्ट और नक्सल ताकतों को अलग करें। सुनने में आते हैं एक आध को इन्होंने अलग किया भी है, जो अधिकांश तेज उग्रवादी ताकत से वहां पे कहते थे कि नहीं, रिपील के अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। और जो दो चार ऐसे गलत सोच के लोग इस आंदोलन को आज एक जकड़ के बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और संवाद और चर्चा से मार्ग निकल जाएगा। मेरा विपक्षी दलों से भी कहना है कि आप किसानों के कंधे पे बंदूक लगा के उनका नुकसान मत करिए। देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है, कृपया। और आप देख लीजिए ना, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जितने चुनाव हुए लगातार, चाहे वो बिहार हो, चाहे बाई इलेक्शन हो तेलंगाना में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दूर दराके के मणिपुर में, हाल में पंचायत चुनाव राजस्थान के, अभी अभी कल आए रिजल्ट आसाम के, आज आए गोवा के पंचायत चुनाव के। हर चुनाव में जनता ने, और पंचायत चुनाव तो सीधा किसानों के साथ जुड़ते हैं, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता और उनकी लोकप्रियता को सराहना की है और उनको विजयी। लोकतंत्र में चुनाव बड़ा पैमाना होता है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि इस किसान आंदोलन से, खासतौर पर राहुल गांधी को लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मिल गई है और राहुल गांधी की एज अ प्रेसिडेंट लॉन्चिंग अब हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार घिर गई है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब दिन 4 बचे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों इसी बात पे अड़े हुए हैं। आमिर जी 6 साल से वो अलग अलग चीजों में ऐसा ही ख्वाब देख रहे हैं जी, पर जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि उन्होंने 50 साल में थे, उन्होंने एमएसपी का कानून क्यों नहीं लाए? क्या राहुल गांधी जी ये बता सकते हैं कि केरल में इतनी बार उनकी सरकार आई, उन्होंने एपीएमसी एक्ट केरल में क्यों लागू नहीं किया? क्या वो बता सकते हैं कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद देश में किधर भी भारत बंद क्यों नहीं करा पाए, ना 8 तारीख को ना 14 तारीख को? क्या वो बता सकते हैं कि कांग्रेस के कौन नेता इस चीज को समझते हैं कि इन कानूनों के लाभ क्या है और वो क्यों वंचित रखना चाहते हैं हमारे देश के किसानों को कि उनकी आमदनी बढ़े, निवेश हो एग्रीकल्चर में, निवेश हो आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्यों रोकना चाहते हैं देश की प्रगति? लेकिन आपके इतने राजनीतिक छोटी सोच के व्यक्ति हैं कि उनको आखिर उन्हीं की सरकार में शरद पवार जी बार बार पत्र लिख के क्यों ये कानून को लागू 2010-2011 में पत्र लिखा गया था।
राहुल गांधी जी ने अपने खुद का मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ा है, खुद की पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा है। दुर्भाग्य की बात तो ये है। पीयूष जी एक महत्वपूर्ण सवाल, आपके अपने सहयोगी चाहे वो अकाली दल हो, चलिए शिवसेना तो पहले छोड़ के चले गई, शिवसेना भी अब बहुत तंज कसती है, डेली सुबह सुबह सामना में कुछ ना कुछ आ जाता है किसानों से जुड़ा हुआ, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, लेकिन अकाली दल भी नहीं समझ पाया। आरपीआई अठावले साहब भी भारत बंद में शामिल हो गए पिछली बारी, क्या आप कहना चाहते हैं, आपके अपने सहयोगी क्यों नहीं समझ पाए? एक मिनट, अकाली दल, ये सवाल आप अकाली दल को पूछिए। आखिर अकाली दल की बड़ी वरिष्ठ नेता कैबिनेट में थी जब ऑर्डिनेंस पास हुआ, हरसिमरत कौर बादल। अकाली दल ने पंजाब में जाके प्रचार किया कि इसके लाभ कितने हैं इस कानून के, ये प्रचार किया है। ऑर्डिनेंस के बाद हमसे पत्र मांगा कि एमएसपी कंटिन्यू होगी। तोमर जी ने सुखबीर सिंह बादल जी को पत्र लिख के दिया कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। डेटा दिया कि एमएसपी पे खरीद मोदी सरकार के आने के बाद डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। एमएसपी के रेट सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। एमएसपी को कॉस्ट प्लस 50% मोदी सरकार ने किया। पीएम किसान मोदी सरकार लाई। कांग्रेस के समय जैसे फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट होता था और किसानों को लाठियां खा खा के खाद के लिए आंदोलन करना पड़ता था, 6 साल में उनको जितना चाहिए उनको खाद मिला, कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लाई। सॉइल हेल्थ कार्ड 16 करोड़ मोदी सरकार ने दिए। जितना काम किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया, मैं दावे के साथ कहता हूं आज के पहले कोई सरकार ने नहीं किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं जी, एमएस स्वामीनाथन जो एक प्रकार से सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऑपेड लिख के एक लेख लिखा था जब हमने एमएसपी को कॉस्ट प्लस 50% करा, और उन्होंने कहा ये पहली सरकार है जिसने वर्षों बाद किसानों की कई समस्याओं के ऊपर चिंता की और उसका समाधान किया। ये स्वामीनाथन जी का लेख टाइम्स ऑफ इंडिया का, चाहिए तो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। नहीं, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि महत्वपूर्ण यह है कि अब आपकी राय में यह आंदोलन हाईजैक हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेगोशिएशन ही नहीं करना आया, नरेंद्र सिंह तोमर किसान है, उन्होंने तो आप में भी तंज कसा कि आप भी किसान नहीं है ना, अमित शाह किसान है, इनको समझ भी नहीं आया क्या करना है। अब आपकी सरकार फंस गई है। क्या आपको लगता है कि अब कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये केंद्र सरकार है, पूरे देश की सरकार है जी, और पूरे देश के किसानों का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम फंस चुके हैं, उसका ये मतलब नहीं हम फंस चुके हैं। अब कुछ किसान भाई बहन भ्रमित हुए हैं, कुछ किसान भाई बहन को ठीक से आंदोलन में अब हिस्सा नहीं मिल रहा है और गलत ताकतें उस आंदोलन को हाईजैक कर चुकी है, इससे उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। रही बात किसान की, मैं जरूर स्वीकार करता हूं मैं किसान नहीं हूं, पर तोमर जी हमारे किसान नेता हैं और इस देश के किसान नेता हैं। अमित शाह जी 18 साल तक मंडी के अध्यक्ष रहे, वो किसान हैं। अब राहुल गांधी जी बेचारे को कहां मालूम पड़ेगा ये सब चीजें जी। राहुल गांधी जी ने तो फार्म हाउसेस देखे हैं, फार्म लैंड नहीं देखा है। और कांग्रेस के लोग तो आप जानते ही हो, उनके तो मुख्यमंत्री छोटे छोटे किसान खेत में करोड़ों रुपए के सेब बनाया करते थे। राहुल गांधी जी वो सब चीजें भूल गए। राहुल गांधी जी को याद नहीं है कैसे उनका मुख्यमंत्री छोटे से खेत में करोड़ों रुपए के, आपको मालूम है ना क्या मैं बात कर रहा हूं जी, करोड़ों रुपए के एप्पल सेब बनाया करते थे। तो कितना किसानी कांग्रेस के नेता जानते हैं, वो तो पूरा देश देख चुका है। पीयूष जी, पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद उन बंगाल के 3 अफसरों को पुलिस 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अब उससे इंकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, बंगाल में तो वाकई लोकतंत्र खतरे में है। पहली आमिश जी, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सबसे बड़ी पार्टी, यहां तक कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिखर चुकी है, फेल हो चुकी है।
मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिन दिहाड़े रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, मृत्यु की जाती है। 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं को कत्ल हो चुका है। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में जो आज स्थिति है बहुत ही शर्मनाक स्थिति और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की स्थिति बन गई है। और आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी ये चाहती है और जो लोग बंगाल को पॉलिटिकली रीड कर पा रहे हैं वो ममता बनर्जी ये चाहती है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे भारतीय जनता पार्टी, जिससे सहानुभूति उनको मिले और जो पॉलिटिकली उनके लिए इस समय सिचुएशन खराब है वो बेटर हो पाए। देखिए उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन तो आप रोज देखते हैं, उनके खुद के नेता एक के बाद एक उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनकी असलियत सामने जितनी ज्यादा खुल रही है, जनता में उनके प्रति पूरी तरीके से एक प्रकार से विफल सरकार की भावना हो गई है और एक ऐसी सरकार जिसने दहशत कर रखी है पूरे पश्चिम बंगाल में। तो आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की सरकार इसका मुंह तो जनता इस सरकार को पूरी तरीके से फेल करेगी और इस सरकार को बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क से। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। तो ये थे पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और रेलवे मंत्री। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने किसानों के लिए कहा कि किसान भाइयों बहनों से हम अभी भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों ने आंदोलन को हाईजैक करा वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। नमस्कार, अगला शो पत्थर की लकीर।